नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लच फॉर सक्सेस में। दोस्तों देखिए, आज हम जो एसएसटी का जर्मनी का जो हिटलर का इतिहास है उसके बारे में हम वीडियो में जानेंगे। और इसके पहले भी मैंने 2-3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं जो जर्मनी के हिटलर के बारे में। आप जाकर उसको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ा दिया है, उसके आगे से मैं आपको पढ़ाऊँगा। वोल्क्सवैगन द सातो जो कार थी उसकी, वहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था पिछले वीडियो में। आप जाकर देख लीजिएगा, आप नहीं देखे होंगे तो आपको आगे का समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से पढ़ना और मैं बताता हूँ कि किस तरह से हिटलर एक बड़ा आदमी बनता है और एक तानाशाह बन बैठता है। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं यहाँ से। इन फॉरेन पॉलिसी आल्सो हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेस। विदेश नीति में भी, मतलब विदेशों से जो संबंध उसके थे, रिलेशन थे, उसमें भी बहुत सारे सक्सेस उसने पा लिए थे जल्दी ही पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशन इन 1933। लीग ऑफ नेशन जो वुडरो विल्सन जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, 1919 में जब बनाया गया था, 1919 में जो लीग ऑफ नेशन 1919-20 में बनाया गया था, 1933 में जर्मनी उससे निकल जाता है, क्योंकि लीग ऑफ नेशंस में वही देश हो सकता था जो कि युद्ध ना करे और पीस बनाए रखे, इसीलिए उसकी स्थापना की गई थी। स्टेब्लिशमेंट किया गया था किसका? लीग ऑफ नेशन का। ठीक है, वुडरो विल्सन उस वक्त राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्हीं के अध्यक्षता में हुआ था, चेयरमैनशिप में हुआ था। ठीक है, द रीऑक्यूपाइड द राइनलैंड इन 1936। और जो राइनलैंड वाला एरिया था, मैंने जो बताया था आपको पिछले वीडियो में, देखिएगा आप जा करके। राइनलैंड जो कोल वाला एरिया था इनका, जो कोयले वाला एरिया था, जो कि ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर के उसको एक्वायर कर लिया था, फिर से दोबारा 1936 में जर्मनी ने उसको वापस ले लिया। एंड इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी इन 1938 अंडर द स्लोगन वन पीपुल वन एम्पायर एंड वन लीडर। देखिए क्या है, उसके बाद 1936 में जब उसने राइनलैंड को ले लिया, उसके बाद ऑस्ट्रिया जो कि उसके बगल में एक कंट्री पड़ता है उसको, और जर्मनी जो खुद था, 1938 में दोनों को मिला लिया और मिला करके कहा कि एक पीपुल, ठीक है, मतलब एक लोग, एक साम्राज्य और एक नेता। यह जो है 3 बातें उसने कही थी। देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से उसने कहा कि एक लोग, एक साम्राज्य और एक नेता। ठीक है, वन पीपुल वन एम्पायर एंड वन लीडर, ये स्लोगन उसने दिया। ही देन वेंट ऑन टू रेस्ट जर्मन स्पीकिंग सुडनलैंड फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया एंड गोबल्ड अप द इंटायर कंट्री। धीरे धीरे वह फिर उसके बाद जर्मन स्पीकिंग लैंड के पास गया, जो कि चेकोस्लोवाकिया और सुडनलैंड था। वहाँ उसने लोगों को बताया और समझाया कि देखो, तुम लोग जर्मनी भाषा बोलते हो और जर्मन की भाषा बोलते हो और तुम जर्मनी के साथ कैसे नहीं हो सकते। तो इस तरह से उनको भी वो बताया कि इस तरह से देखो, जर्मनी के साथ तुम्हारे भेदभाव किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, तुम इसके साथ क्यों नहीं आते हो। इस तरह से वो भी लोग साथ आए। इन ऑल ऑफ दिस ही हैड द अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ द इंग्लैंड। और कुछ कुछ इंग्लैंड का भी उसको सपोर्ट मिल रहा था थोड़ा सा, क्योंकि, लेकिन हाँ, खुलकर नहीं मिल रहा था, लेकिन हाँ, कुछ लोगों का ऐसा था जो इंग्लैंड की तरफ से सपोर्ट मिल रहा था। विच हैड कंसिडर्ड द वर्साइल वर्डिक्ट टू हार्श। क्या हुआ था जिसके बाद ये बताया गया कि कितना ज़्यादा वर्साई का संधि बहुत ही ज़्यादा हार्श तरीके से किया गया है फ्रांस, ब्रिटेन और किसके बीच? जर्मनी के बीच। ये बताया गया था। दीज क्विक सक्सेस एट होम एंड अब्रॉड सिम्स टू रिवर्स द डेस्टिनी ऑफ द कंट्री। यह जो सक्सेस था, जल्दी जल्दी मिलना जर्मनी के हिटलर का, वो बता रहा था कि अब बहुत ही तेज़ी से इस देश का इतिहास बदलने वाला है और कहीं ना कहीं किस्मत भी बदलने वाला है, क्योंकि इंग्लैंड जो उसका सबसे बड़ा इनेमी था, उसके ही कुछ लोग अगर जर्मनी का साथ देने लगे तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जर्मनी का लक जो है साथ दे रहा था हिटलर के ज़माने में। ठीक है, जैसे कि वो बड़ा बना। स्टार्टिंग में दोस्तों यही होता है, लेकिन बाद में जब किस्मत बदलती है तो फिर कहीं का इंसान नहीं रह जाता है, और वही होता है जर्मनी के हिटलर के साथ। चलिए आइए देखते हैं आगे, कंट्री के बाद में पढ़ना आपके सामने शुरू करता हूँ। देखिए, ठीक है, देखिए यहाँ पे, हिटलर डिड नॉट स्टॉप हेयर। हिटलर यहीं पे नहीं रुका। क्या हुआ आगे? Sachet had advised Hitler against investing hugely in rearmament as the state still ran on a deficit financing. उसने हिटलर के एक एडवाइज़र थे, उन्होंने एडवाइस दिया कि भाई ऐसा है कि तुम, हिटलर अगेंस्ट इन्वेस्टिंग ह्यूजली इन री आर्मामेंट एज स्टिल स्टेट स्टिल रैन ऑन डिफिसिट फाइनेंसिंग। अब क्या था कि जो कमी थी पैसे की, वो साफ देखी जा रही थी जर्मनी में उस वक्त, और बार बार उसका जो सलाहकार था वो कह रहा था कि भाई अब तुम ज़्यादा स्टेट में जो हमारा शस्त्रागार है उसमें इक्विपमेंट है, सिपाहियों को बढ़ाने में और उसके जो हथियार है, वेपन्स है, उसको बढ़ाने में ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि अब ज़्यादा पैसा रह नहीं गया है।
कॉशियस पीपल हाउएवर हैड नो प्लेस इन नाजी जर्मनी। लेकिन फिर भी अब जो धीरे धीरे लोग थे वो बहुत ज़्यादा डर रहे थे, जो जर्मनी के हिटलर के खिलाफ जो लोग थे उससे बहुत ज़्यादा डर रहे थे और सोच रहे थे कि अब जो जर्मनी का जो नाजी जर्मनी है, पार्टी नाजी है, उसकी उसकी जगह पे मतलब उसके रहने की वजह से हमारे यहाँ कोई स्थान नहीं है, अगर हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए, नहीं तो हमारे लिए बहुत बुरा होने वाला है, जो उनके खिलाफ थे। सैचेट हैड टू लीव, सैचेट को वहाँ से जाना पड़ा। हिटलर चूज वार एज द वे आउट ऑफ द अप्रोचिंग। जो सैचेट जो था उसने मना किया कि भाई ऐसा है तुम मत करो, बार बार पैसा मत लगाओ, लेकिन फिर भी उसने बात नहीं माना। और हिटलर ने जब बात नहीं माना तो हिटलर ने एक चूज वार एज द वे आउट ऑफ द अप्रोचिंग, हिटलर ने क्या चूज किया, उसने लड़ाई करना ही चूज किया, यानी उसने सोच लिया था अब कि मैं लड़ाई ही करूँगा। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। देखिए मैं आगे आपके सामने पढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे आपका है। मैं आपको थोड़ा मैप समझा देता हूँ, थोड़ा छोटा मैं कर देता हूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ इसमें। ठीक है, देखिए अब यहाँ से देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे आपका स्वीडन है, ठीक है, और यहाँ पे नॉर्वे है, और यहाँ फिनलैंड है, ठीक है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये पूरा यूके है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम इसको कहते हैं। और ऊपर देख रहे होंगे अटलांटिक ओशियन आपका है, ठीक, और बगल में आयरलैंड है, ठीक है ना। और यहाँ पे पुर्तगाल है जहाँ से इंडिया में नाविक आए हुए थे, वास्को डिगामा आया हुआ था, ठीक है। और मैं आपको यहाँ बता दूँ, देखिए मेडिटेरेनियन सी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको जो मेन मैं बताना चाहता हूँ वो मिल जाएगा आपका कौन सा, देखिए ऑस्ट्रिया और जर्मनी, ये आपको मेन मिल जाएगा जिससे लड़ाई होना था किसका, यूनाइटेड किंगडम का और जर्मनी का, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपको इधर मिल जाएगा रसिया, ठीक है, इधर देखिए कैस्पियन सी के आसपास, इधर आसपास मिल जाएगा रसिया, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए मैं आगे आता हूँ और थोड़ा सा पढ़ के आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए इकोनॉमिक क्राइसिस इतना ज़्यादा हो चुका था जर्मनी में कि रिसोर्सेज वाज टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी, क्योंकि देखिए रिसोर्सेज जो थे वो उनको साथ में ही लाना था, क्योंकि टेरिटरी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था जर्मनी का। इन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, जर्मनी ने बहुत ही बुरी तरह से पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। दिस स्टार्टेड अ वार विद फ्रांस एंड इंग्लैंड, जिसकी वजह से, क्योंकि फ्रांस इंग्लैंड पोलैंड के बहुत अच्छे दोस्त थे, जिसकी वजह से पोलैंड के ऊपर जैसे ही जर्मनी ने आक्रमण किया, अटैक किया, वैसे ही फ्रांस और इंग्लैंड ने ऑटोमेटिक वार स्टार्ट कर दिया। क्योंकि इंग्लैंड तो चाहता नहीं था उस वक्त वार करना, क्योंकि इंग्लैंड की जो इकोनॉमिक स्थिति थी उस वक्त बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि इंग्लैंड जो है इंडिया में भी, क्योंकि वो कॉलोनी बना के इंडिया में रह रहे थे इंग्लैंड वाले, ठीक है, तो उनकी स्थिति भी इस वक्त इंडिया में ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि गांधी जी लगातार उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, जिसकी वजह से इंग्लैंड लड़ाई करना नहीं चाह रहा था उस वक्त। लेकिन क्या हुआ, देखिए इन सितंबर 1940 त्रिपाठी पैक्ट वो साइन बिटवीन जर्मनी, इटली एंड जापान। देखिए 1940 में त्रिगुट समझौता हुआ, किसके बीच हुआ, जर्मनी, इटली और जापान, इन तीनों देशों ने एक समझौता किया कि हम तीनों लोग एक साथ मिलकर लड़ेंगे किसी भी महाशक्ति से, कोई भी हमसे लड़ने आएगा हम तीनों लोग एक साथ मिलकर लड़ेंगे। इन स्ट्रेथनिंग हिटलर्स क्लेम टू इंटरनेशनल पावर, जिसकी वजह से हिटलर का बहुत ज़्यादा मन बढ़ चुका था और उसके पावर में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो चुका था। पपेट रिजीम सपोर्टिव ऑफ नाजी जर्मनी वर इंस्टॉल्ड इन अ लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप बाय द एंड ऑफ 1940, हिटलर वाज एट द पिनेकल ऑफ हिज पावर। देखिए क्या है, मैंने बताया अभी आपको कि हिटलर जो है 1940 के आसपास जो है वो पूरे यूरोप में सबसे बड़ा पावर बन चुका था, मतलब सबसे बड़ा एक शीर्ष पे पहुंच चुका था, पावर के अपने सबसे हाईएस्ट पिक पे पहुंच चुका था अपने पावर के। इस तरह से आपको समझना होगा, क्योंकि उस वक्त इटली और जापान बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड नेशन हुआ करते थे, जिसकी वजह से आज भी हैं, आप देख सकते होंगे जापान आज भी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। तो उसने उस वक्त किसका साथ दिया था, जर्मनी का साथ दिया था, ठीक है। तो देखिए आगे मैं पढ़ता हूँ। हिटलर नाउ मूव टू अचीव हिज लॉन्ग टर्म एम ऑफ कंक्यूरिंग ईस्टर्न यूरोप। अब धीरे धीरे हिटलर अपना जो बहुत पुराना उसका सोच था कि मैं जो ईस्टर्न यूरोप है, यानी ईस्टर्न यूरोप का मतलब रसिया वाला पार्ट, रसिया की तरफ आप आएंगे तो आप ईस्टर्न यूरोप की तरफ आने लगेंगे। तो क्या है जिस इस तरफ से, ठीक है, तो वो सोचता था कि मैं रसिया को किसी तरह यूएसएसआर को जीत लूँ, ठीक है, क्योंकि वो जीतना चाहता था रसिया के पार्ट को और बहुत सारे ईस्टर्न यूरोप के पार्ट को जीतना चाहता था। ही वांटेड टू इंश्योर फूड सप्लाईज एंड लिविंग स्पेस फॉर जर्मन्स, और वो चाहता था कि जर्मनी के लोगों के लिए वो आसानी से फूड को अवेलेबल करा सके और बहुत सारी जगह दे सके जर्मनी के लोगों को रहने के लिए। ही अटैक टू द सोवियत यूनियन इन जून 1941, 1941 में उसने यूएसएसआर, जो कि उस वक्त मैंने अभी बताया कि यूएसएसआर जो कि इस वक्त रसिया के रूप में जाना जाता है, उसके ऊपर उसने अटैक कर दिया। कब, 1941 में, ठीक है। इन दिस
हिस्ट्रिक ब्लंडर हिटलर एक्सपोज्ड द जर्मन वेस्टर्न फ्रंट टू ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग एंड द ईस्टर्न फ्रंट टू द पावरफुल सोवियत आर्मीज। यह बहुत बड़ी गलती थी दोस्तों, क्योंकि जब उसने जैसे ही रूस पर हमला किया यानी यूएसएसआर पे हमला किया, यूएसएसआर बहुत ताकतवर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कंट्री हुआ करता था पहले, अब तो उतना नहीं है लेकिन पहले बहुत पावरफुल हुआ करता था जब इसका बंटवारा नहीं हुआ था, मतलब जब जब सेपरेशन नहीं हुआ था बहुत सारे कंट्री का, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्री हुआ करता था, जिसकी वजह से क्या हुआ, जर्मनी ने इतना ब्लंडर मिस्टेक कर दिया था यूएसएसआर पे अटैक करके कि जर्मनी की सेना जो थी आपस में बढ़ चुकी थी। एक कहीं ईस्टर्न साइड में चली गई थी सेना और बहुत सारी वेस्टर्न साइड में चली गई थी। वेस्टर्न यानी इंग्लैंड की तरफ एक सेना इधर की तरफ चली गई थी और एक सेना इधर की तरफ, जिसकी वजह से दोनों तरफ नुकसान होने लगा जर्मनी का। यूएसएसआर इधर से उसको चारों तरफ से टैकल करने लगता है और ब्रिटेन की सेना इधर से उसको टैकल करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से अब लड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने लगा था हिटलर के लिए, क्योंकि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। क्योंकि सोवियत यूनियन दोस्तों युद्ध में लड़ना नहीं चाहता था। अगर अगर सोवियत यूनियन के ऊपर 1941 में जर्मनी अटैक नहीं करता तो वो कभी रसिया लड़ने के लिए नहीं आता, क्योंकि उसका क्या ज़रूरत रहता उसको आने का। इन दिस हिस्ट्रिक ब्लंडर, इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत बड़ी गलती की वजह से एक हार का सबसे बड़ा कारण जो था जर्मनी के, वो यही था कि उसने यूएसएसआर पे अटैक किया। द सोवियत रेड आर्मी इन्फ्लिक्टेड ए क्रशिंग एंड ह्यूमिलिएटिंग डिफीट ऑन जर्मनी एट स्टेलिनग्राड। क्या हुआ, स्टेलिनग्राड एक शहर है यूएसएसआर का, वो जर्मनी की सेनाओं को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से, वहाँ की रेड आर्मी जो थी, रेड आर्मी कहा जाता है वहाँ के सोवियत संघ की आर्मी को, बहुत बुरी तरह से हराया। आफ्टर दिस द सोवियत रेड आर्मी हाउंडेड आउट द रिट्रीटिंग जर्मनी सोल्जर्स अंटिल दे रीच द हार्ट ऑफ बर्लिन। जब तक जर्मनी के बर्लिन में नहीं पहुँच गए जर्मनी की सेना, तब तक उनको खदेड़ता रहा, रूस की सेना उनको खदेड़ती रही और तब तक खदेड़ती रही जब तक जर्मनी के कैपिटल, अब के कैपिटल बर्लिन में उसे पहुंचा नहीं दिया। ठीक है, इस तरह से आपको समझना होगा कि किस तरह से बुरी तरह से रूस के सैनिकों ने जर्मनी के सैनिकों को ढकेला होगा उस वक्त और उनको भगाया होगा। इस्टेब्लिशिंग सोवियत हेजुमनी ओवर द इंटायर ईस्टर्न यूरोप फॉर ए हाफ सेंचुरी देयर आफ्टर। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, सोवियत संघ के जो स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ और ईस्टर्न यूरोप की तरफ मतलब आंख उठाना भी धीरे धीरे जर्मनी अब छोड़ने लगा था, क्योंकि उस वक्त सोवियत संघ ने उसको एक बहुत ही अच्छा मजा चखा चुका था। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। मीनवाइल द यूएसए हैड रेसिस्टेड इन्वॉल्वमेंट इन द वार। उस वक्त जो है यूएसए बिल्कुल भी वार में शामिल नहीं होना चाहता था। इट वॉज अनविलिंग टू वंस अगेन फेस ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वार हैड कॉज्ड। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, क्योंकि भले ही वो जीत गया था वो अलग बात है, लेकिन उसको वार करने में नुकसान तो होता ही है। बहुत सारे अपने इक्विपमेंट, बहुत सारे अपने सोल्जर्स, बहुत सारे अपने जो हमारे बॉम्बिंग होते हैं, मशीन होते हैं, बहुत सारे वेपन्स होते हैं, उनका नुकसान होता है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार में अमेरिका का। अमेरिका बार बार युद्ध में लड़ना नहीं चाहता था, बट इट कुड नॉट स्टे आउट ऑफ द वार फॉर लॉन्ग। लेकिन वह ज़्यादा देर तक स्टे भी नहीं, मतलब वो रुक भी नहीं सकता था वर्ल्ड वार के सेकंड में शामिल होने के लिए, अपने आप को रोक भी नहीं पाया। क्यों नहीं रोक पाया? क्योंकि देखिए जापान जो था उस वक्त, जापान ने बहुत बड़ी एक गलती कर दी थी। वो क्या की थी, देखिए आपको समझना होगा। जापान के एक क्या हुआ कि जापान का एक रॉकेट गया और रॉकेट जो जाकर यूएस का एक बहुत बड़ा नेवल एक्सरसाइज फोर्स वहाँ पे हुआ करता था, एक जगह था, ठीक है, वहाँ पे उसने जाकर अटैक कर दिया। पर्ल हार्बर उस जगह का नाम था, ठीक है, बेस था वो अमेरिका का, वहाँ पर अटैक कर दिया। मैं आगे पढ़ाऊँगा, ठीक है। देखिए, जापान वॉज एक्सपेंडिंग इट्स पावर इन द ईस्ट। जापान सोच रहा था कि किसी तरह से वह अपना पावर बढ़ाए, ठीक है। इट हैड ऑक्यूपाइड फ्रेंच इंडो चाइना एंड वॉज प्लानिंग अटैक्स ऑन यूएस नेवल बेसिस इन द पैसिफिक। पैसिफिक ओशियन जो था उसमें, देखिए पैसिफिक ओशियन आप समझ पा रहे हो, प्रशांत महासागर कहते हैं हिंदी में। पैसिफिक ओशियन में वो चाह रहा था कि मेरा दबदबा हो जाए और मैं वार करके अमेरिका के नेवल बेस पर अधिकार कर लूँ। व्हेन जापान एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट टू हिटलर, जैसे ही जापान ने हिटलर का सपोर्ट करने का और बात किया, एंड बॉम्ब द यूएस बेस एट पर्ल हार्बर, और यूएस के पर्ल हार्बर जो कि मैंने बताया अभी कि अमेरिका के नौसैनिक अड्डा था, वहाँ पे उसकी सेना खड़ी हुई थी अमेरिका की, वहाँ पर एक बहुत बड़ा बॉम्ब गिराता है जापान और बुरी तरह से यूएस की वहाँ पे नुकसान होती है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। द यूएस इंटर्ड द सेकेंड वर्ल्ड वार। अब कोई भी कारण नहीं बचा था कि अमेरिका अपने आप को रोके, क्योंकि उसके एक शहर पर्ल हार्बर पर जो कि उसका नौसैनिक अड्डा भी था, वहाँ पर बम गिरा के जापान
जापान ने इसकी दावत दे दी थी। द वार एंडेड इन मे 1945 विद हिटलर्स डिफीट एंड द यूएस ड्रॉपिंग ऑफ द एटम बम ऑन हिरोशिमा इन जापान। 1945 में हिटलर के हार की वजह से यह युद्ध खत्म होता है, और यह युद्ध खत्म होता है उसके साथ ही साथ हिरोशिमा और नागासाकी पर जो अमेरिका के पर्ल हार्बर पर बम गिराए गए थे उसी का बदला लेने के लिए उसने 2 बम, बहुत ही बड़े बड़े एटॉम बम जो है हिरोशिमा और जापान के नागासाकी पे गिराए थे। ठीक है, जो कि आज भी आप उसके बहुत सारे सबूत देख सकते हैं। फ्रॉम दिस ब्रीफ अकाउंट ऑफ व्हाट हैपेंड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर we are now return to Helmut and his father's story, a story of Nazi criminality during the war. Now अब हम आ जाते हैं उस स्टोरी पर सेकेंड वर्ल्ड वार के ख़त्म होने के बाद हम जो हेलमुथ की स्टोरी आपको सुना रहे थे, जो उसके पिता की स्टोरी कि किस तरह से उसके पिता ने अपने आप को गोली मार ली थी, जो कि एक बहुत अच्छे डॉक्टर हुआ करते थे, लेकिन फिर भी मार लिया उन्होंने गोली, क्योंकि इसलिए मार लिया क्योंकि उसने जर्मनी के हिटलर का साथ दिया था, सपोर्ट किया था। ठीक है, तो इस तरह से आइए मैं आगे चलता हूँ लेकर के आपको। देखिए, आप यहाँ के न्यूज़पेपर के कटिंग को देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ न्यूज़पेपर का कटिंग। देखिए, हिटलर रिपोर्टेड डेड, हिटलर जो है पूरी तरह से रिपोर्ट किया गया कि वो मर चुका है क्योंकि उसने अपने आप को गोली मार ली थी। आयरन रूल इन जर्मनी, और आयरन रूल वहाँ पे लागू हो चुका था, आप न्यूज़पेपर यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सेकेंड चैप्टर जो था मतलब थर्ड चैप्टर का जो सेकेंड चैप्टर था सेक्शन का, वो खत्म होता है यहीं पे दोस्तों। तब अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसको जरूर शेयर करिएगा, और अगर ऐसे ही वीडियो की आपको ज़रूरत हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।